नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने समाजशास्त्र के उद्भव के बारे में, प्रबोधन युग और समाजशास्त्र का उद्भव एवं बौद्धिक संदर्भ की समीक्षा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम फ्रांसीसी क्रांति एवं समाजशास्त्र के उद्भव के बारे में अध्ययन करेंगे। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी। फ्रांस में आमूलचूल परिवर्तन करने वाली ऐतिहासिक क्रांति 1789 में हुई थी। यह क्रांति स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व अर्थात बंधुत्व की प्राप्ति के लिए हुई थी। इस क्रांति ने फ्रांस तथा अन्य देशों पर अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव डाले। जिस पृष्ठभूमि अर्थात सामंतवाद के कारण ये क्रांति घटित हुई थी, उसके परिणाम स्वरूप फ्रांस में सामंत युग समाप्त हो गया था। इस क्रांति का फ्रांसीसी समाज व्यवस्था को नवीन स्वरूप प्रदान करने के साथ साथ यूरोप को अन्य देशों पर भी इसका उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा। फ्रांस की क्रांति के परिणाम से पूर्व इसमें घटनाक्रम का अध्ययन करना अनिवार्य है, जो क्रम से प्रस्तुत है। फ्रांसीसी सामाजिक संरचना सामंतवादी संपत्ति एस्टेटों में विभाजित थी, अर्थात विभिन्न श्रेणियों में विभाजित थी। प्रत्येक समाज में स्त्रीकरण की व्यवस्था होती है। कोई भी समाज बिना श्रेणी विभाजन के संगठित और व्यवस्थित नहीं रह सकता। अन्य यूरोपीय समाजों की तरह फ्रांस में भी सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था क्रांति से पूर्व एस्टेट थी। इस स्त्रीकरण की व्यवस्था में एक वर्ग श्रेणी या स्टेट दूसरे वर्गों से उच्च या निम्न होता है। फ्रांस में इस उच्चता और निम्नता का निर्धारण वर्गों को प्राप्त अधिकार और प्रतिबंधों के आधार पर होता है। फ्रांस में प्रमुखतः स्त्रीकरण में 3 श्रेणियां या स्टेट थी, जो निम्नानुसार है। फ्रांसीसी समाज की संरचना किस प्रकार थी, कितने स्तरों में समाज विभाजित था, वो इस प्रकार है। प्रथम संपदा वर्ग, वो 3 वर्गों में विभाजित था समाज। प्रथम संपदा वर्ग, द्वितीय संपदा वर्ग और तृतीय संपदा वर्ग। अब हम यहाँ एक एक का विवेचन करना चाहेंगे। प्रथम संपदा वर्ग, द फर्स्ट स्टेट। फ्रांस के सामाजिक संगठन में प्रथम संपत्ति समूह में धर्म नेता होते थे। इन धर्म नेताओं को कार्डिनल, आर्कबिशप, बिशप, एबट आदि के नामों से संबोधित किया जाता है। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व ये पतित हो गए थे। इन लोगों ने धर्म के कार्यों के प्रति रुचि लेना छोड़ दिया था और विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए धार्मिक नेता राजनीतिक गतिविधियों में अधिक रुचि लेने लगे थे। ये लोग पदच्युत हो गए थे और अपना समय जुआ, मद्यपान आदि गतिविधियों में बिताने लगे। उच्च स्तरीय धार्मिक नेताओं ने अपने कर्तव्यों का पालन करना छोड़ दिया और उनसे निम्न श्रेणी के पादरियों को अधिक धार्मिक कार्य करना पड़ता था। इन छोटे और निम्न स्तर के पादरियों में भी आर्थिक स्थिति भी खराब थी। ये लोग गरीबी से ग्रस्त थे। तो इस प्रकार प्रथम संपदा वर्ग का जो सामाजिक जीवन था वो इस प्रकार था। द्वितीय संपदा वर्ग, द सेकंड स्टेट्स, इनकी क्या स्थिति थी समाज में। फ्रांसीसी सामाजिक संगठन में दूसरी श्रेणी संपदा वर्ग होती थी। इस वर्ग में अभिजात या नोबल होते थे।
जो दो श्रेणियों में बांटे होते थे। ये अभिजात श्रेणी में सदस्य शस्त्रों या वस्त्रों से पहचाने जाते थे। प्रथम वर्ग के नोबलों की पहचान शस्त्रों से होती थी और द्वितीय श्रेणी के नोबलों की पहचान वस्त्रों से होती थी। ये प्रथम श्रेणी के नोबल फ्रांस में बड़े बड़े भूस्वामी होते थे। आदर्श रूप में इनका कर्तव्य किसानों और जनता की रक्षा का कार्य था, लेकिन क्रांति से पूर्व इन लोगों ने अपने कर्तव्य को भुला दिया था। ये बड़े बड़े भूस्वामी भूमिहीन किसानों से अपने सभी काम कराते थे और उनका शोषण करते थे। जहाँ ये पहले शास्त्रों से पहचाने जाते थे, अब इनकी पहचान फिजूल खर्ची और शान शौकतपूर्ण जीवन यापन हो गया था। दूसरी श्रेणी अभिजात या नोबल वस्त्रों से पहचाने जाते थे। उनकी परिस्थिति प्रदत्त नहीं होती थी। वे जन्म के बाद अपने प्रयासों से नोबल का पद प्राप्त करते थे। ये न्यायाधीश होते थे, क्योंकि ये आम लोग होते थे और नोबल का पद इनको अपने प्रयत्नों से प्राप्त होता था। इसलिए ये आम लोगों के प्रति दयावान व उदार होते थे। तृतीय संपदा वर्ग, द थर्ड स्टेट, फ्रांस के समाज के तीसरे संपदा वर्ग में उपयुक्त दो संपदा वर्ग से बचे लोग होते थे। इस तीसरे संपदा वर्ग के सामान्य जन, किसान, व्यापारी, कारीगर तथा अन्य लोग होते थे। तीसरे संपदा वर्ग के किसान लोगों की सबसे खराब स्थिति थी। ये मुश्किल से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते थे। समाज के अन्य लोगों के लिए अनाज की खेती करते थे। दिन रात परिश्रम करने के उपरांत भी इनका जीवन यापन घोर संघर्षपूर्ण था। इन पर भारी कर लगा हुआ था। राजा प्रथम दो संपदा वर्गों, धर्म और नेताओं को प्रसन्न रखने के लिए इस तीसरे वर्ग के मुख्य किसानों और कारीगरों का घोर शोषण करता था। तीसरे संपदा वर्ग में विभाजन था। इस तीसरे संपदा वर्ग के मध्यम वर्गीय बुर्जुआ कहलाने वाले व्यापारी, वकील आदि की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। प्रथम संपदा वर्ग के धर्म नेता और द्वितीय संपदा के नोबल राजा भी चापलूसी और जी हजूरी करते थे। कहने का मतलब, प्रथम संपदा वर्ग और द्वितीय संपदा वर्ग का राजा भी जी हजूरी करते थे। फ्रांस की अर्थव्यवस्था 1720 से लेकर क्रांति के वर्ष 1789 तक बहुत खराब थी। शासन घाटे में था। उससे वस्तुओं के मूल्य में तेजी आई। इस तेजी का भाग मध्यम वर्ग फ्रांसीसी व्यापारियों को खूब मिला। तीसरे संपदा वर्ग के व्यापारी एवं वाणिज्य वर्ग धनाढ्य बन गया था। इस लाभ के उपरांत इन व्यापारियों की सामाजिक स्थिति प्रथम दो संपदा वर्गों की तुलना में बहुत निम्न थी। इसका प्रमुख कारण बुर्जुआ वर्ग का प्रशासन में प्रभावहीन होना था। बुर्जुआ वर्ग का व्यापार, उद्योग, बैंकिंग आदि पर पूर्ण नियंत्रण था। इसके उपरांत भी राजा उन पर ध्यान नहीं देता था। दूसरी ओर प्रथम दोनों संपदा वर्ग इनको निम्न और हीन समझते थे। इन परिस्थितियों में तीसरी संपदा श्रेणी में मध्यम श्रेणी के बुर्जुआ राजसत्ता प्राप्त करने के लिए सक्रिय हो गए। इनकी सक्रियता का परिणाम 1789 को फ्रांसीसी क्रांति की परिणति है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि फ्रांसीसी समाज की जो संरचना थी वो किस तरह थी, किस तरह प्रथम संपदा वर्ग और द्वितीय संपदा वर्ग ने
उस तीसरे संपदा वर्ग का शोषण किया और प्रथम और द्वितीय संपदा वर्ग के जो नोबल कहलाते थे, जो विलासितापूर्ण और फिजूल खर्ची करने में ज़्यादा विश्वास करने लगे, जिससे निम्न वर्ग के लोग अर्थात तृतीय संपदा वर्ग के लोग उनके खिलाफ उठ खड़े हुए, जिससे फ्रांस में एक क्रांति उत्पन्न हुई। उस क्रांति के परिणाम स्वरूप वहाँ राजतंत्र समाप्त हुआ और उस फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की बातें निकल के आई, जिसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड पर पड़ने लगा और धीरे धीरे एक एक करके सभी देशों में प्रजातंत्र विकसित होने लगा। आज का वीडियो यहीं तक है। ओके, थैंक यू, नमस्कार।